जैसे अभी आपको हम दिखा रहे हैं एक मटर का, ये देखो ये मटर है अक्षवर्ती बाबू। यहां से देखना कि एक गांठ यहां से है तो एक गांठ पर यहां से एक फूल निकला हुआ है, एक गांठ अगली गांठ यहां पर है तो यहां से भी निकला हुआ है मटर का एक फूल, अगला गांठ यहां पर है तो यहां से एक फूल निकला हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे बाबू? इसको कहेंगे हम अक्षवर्ती। ठीक है, कुछ मटर ऐसी होती हैं जिनका बिल्कुल ऊपर टुंडिया पर सभी फूल लगे होते हैं और सभी जो फूल है वो लाल नहीं हुए, उसमें से एक फूल लाल हुआ, दो फूल जो है दो फूल गुलाबी हुए, एक फूल जो है जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पीएसएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है हमारा आनुवंशिकता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी इसको कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझ लेना कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। आनुवंशिक लक्षण बाबू वो होते हैं कि सभी जीवों में कुछ ना कुछ लक्षण पाए जाते हैं, सभी जीवों में कुछ ना कुछ लक्षण पाए जाते हैं। लक्षण कैसे होते हैं? अब मान लेते हैं कि कोई पिता लंबा है, कोई बाप जो है लंबा होता है, तो उसकी आने वाली जो संतान है वो भी जाहिर सी बात है लंबा हो सकता है, चांसेस होते हैं। तो वो क्या है कि उसके लक्षण है कि जो कि आने वाली संतान में मतलब दिख रही है। और कैसे? और एक लक्षण बता दे रहे हैं, जैसे काला है पिताजी और उनकी आंखें भूरी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें आगे वाली जो संतान होगी, आने वाली जो पीढ़ी होगी, उनमें भी वो लक्षण परिलक्षित होंगे, दिखाई देते हैं। तो वो होते हैं आनुवंशिक लक्षण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यही लक्षण अगर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, अगली पीढ़ी में जाएंगे, फिर अगली पीढ़ी में जाएंगे, तो ये होते हैं आपके आनुवंशिकता। क्या होगी बाबू? आनुवंशिकता, जिसको इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देख लेते हैं कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं। इन सब का अध्ययन, ध्यान देना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी जीवों के समानता, भिन्नता और आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सभी जीवों की समानता, भिन्नता, आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं, वो आपकी कहलाती है आनुवंशिकी या फिर जेनेटिक्स कहते हैं। अब जेनेटिक्स के जो पिताजी थे, बाप जी उसके जो थे, वो ग्रेगर जॉन मेंडल को इसको माना जाता है। क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ये एक ऐसे वैज्ञानिक हैं कि इन्होंने दिया था कि जो आनुवंशिकता है, सभी पौधों में समानता, भिन्नता, आनुवंशिकता ये दिख रहा है। सभी वैज्ञानिक आए, कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन उन सबको मान्यता नहीं दी गई। जब ग्रेगर जॉन मेंडल साहब आए, ये थोड़ा सा गणितज्ञ भी थे, इनको गणित का भी अच्छा नॉलेज था। और ये क्या किए कि अपने जो प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों में मटर के पौधे का चुनाव किया था। मटर के पौधे का चुनाव किया बाबू, तो उसमें देखा कि कुछ पौधे लंबे हैं, कुछ पौधे छोटे हैं। तो उनमें वो सोचे कि कहे लिए सभी पौधे एक साइज के नहीं थे। कुछ पौधे का रंग देखे, जो फूल होता है ना, वो फूल के रंग जो है लाल थे, कुछ पौधे का फूल का रंग सफेद थे। तो ये कंफ्यूज हो गए, समझ में नहीं आ रहा था कि ये करे क्या। तो इन्होंने 3 सिद्धांत दिए, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम आगे वाले चैप्टर में, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आगे इसको यहाँ पर समझ लेते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था और 1884 ईस्वी में ये खत्म हो गए थे। मतलब ये टोटल 62 वर्ष जिए थे। कितना बाबू? 62 ईयर ये इनका जीवन काल था। और ये थे यूरोप जो हमारा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के ऑस्ट्रिया देश के निवासी हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं सिद्धांत को प्रकाशित कब किया गया। इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे, मेंडल साहब ने 3 सिद्धांत प्रकाशित किए थे, लेकिन वो तीनों सिद्धांत इनके जीते जी प्रकाशित नहीं हो पाई, पूरे देश में, पूरे संसार में फैल नहीं पाई, ये कुछ सीमित रह गई थी। तो इन्होंने जो 3 सिद्धांत दिया था, 1900 ईस्वी में ये 3 देश के वैज्ञानिकों ने इनके सिद्धांत को प्रकाशित किया था। उस पर पुनः अध्ययन किया था तीनों वैज्ञानिकों ने, फिर उसको जो है पूरे देश में इसको फैलाया था। वो 3 वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डू ब्रीज हॉलैंड के निवासी थे, और कार्ल कोरेंस जर्मनी के निवासी थे, और एरिक शेरमैक ऑस्ट्रिया के निवासी थे, और मेंडल भी ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब आगे देख लेते हैं कि आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग मतलब आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यहाँ पर कई लोग थे जो कि हम इसको वंशागति कह रहे थे, इनहेरिटेंस कह रहे थे, अलग अलग नाम दे रहे थे इसको। तो जो आए, क्या बोलते हैं, बेटसन साहब आए, तो बेटसन साहब ने आनुवंशिकी शब्द का इसको पुनः प्रयोग किया था। तो इसलिए इसको, इनका आनुवंशिकी शब्द का जो श्रेय जाता है, इन्होंने, बेटसन साहब ने आनुवंशिकी शब्द की जो है खोज की थी। ठीक है, ये 1905 ईस्वी में इसके बारे में चर्चा की थी। आगे देख लेते हैं जीन की खोज। अब जो आनुवंशिकता हम पढ़ेंगे, आनुवंशिकता में भी जीन होते हैं, डीएनए होते हैं बाबू,
इनकी भी खोज जो थे वो जोहानसन वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने किया था जीन शब्द की खोज। आधुनिक अनुवांशिकी की बात करेंगे तो टीएच मॉर्गन किए थे। ध्यान देना यहाँ पर ये जो जनक हैं ये प्राचीन जो पुरानी अनुवांशिकी थी, मुख्य अनुवांशिकी थी, उसके जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक की बात करेंगे तो टीएच मॉर्गन साहब थे। क्लियर है बाबू यहाँ तक? आगे देख लेते हैं कि कृत्रिम अनुवांशिकी क्या है। कृत्रिम अनुवांशिकी का खोज किए थे हरगोविंद खुराना साहब। हरगोविंद खुराना साहब जो थे, इन्होंने अपने प्रयोगशाला में कृत्रिम संश्लेषण किया था। दो पौधे लिए थे, उन दो पौधे के अंदर कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर थी। जैसे मान लेते हैं कि कोई पौधा लंबा है, कोई पौधा छोटा है। इन्होंने क्या किया था, इसको छोड़ो, हम दूसरा बताते हैं आपको। टीएच मॉर्गन जो ये हरगोविंद खुराना साहब जो थे, इन्होंने देखा था कि एक करेला लिया था, करेला जानते हैं आप लोग, और एक लौकी लिया था। दो चीज पर इन्होंने अध्ययन किया। देखा कि करेला जो है वो छोटा छोटा होता है और लौकी लंबी लंबी होती है। तो करेले का क्या किया कि करेले में जो जीन था, जो लंबा करने वाला गुणसूत्र था, करेले को जो लंबा बढ़ाने वाला गुणसूत्र था, उस गुणसूत्र को लिया और यहां पर जो है उन्होंने एक जो लौकी थी, लौकी के गुणसूत्र को भी लिया। यहां पर इसको हम एल लिख देते हैं, लौकी के गुणसूत्र को कैपिटल एल लिख देते हैं। अब उसके बाद इन्होंने अध्ययन किया उसके बारे में कि जो करेला है, करेला की जो बढ़ने वाला, लंबाई में बढ़ोतरी करने वाला गुणसूत्र था, उसको एक गुणसूत्र को इसको निकाल दिया। ठीक है। अब उसके बाद जो लौकी की लंबाई में बढ़ोतरी कर रहा था, जो गुणसूत्र लौकी की लंबाई में बढ़ोतरी कर रहा था, उस गुणसूत्र को जो है निकाला और निकालने के बाद कर दिया किसमें, करेले के जीन में ट्रांसफर कर दिया। करेले में ट्रांसफर कर दिया। अब ये लंबाई पा गया किसका, लौकी का, और गुण किसका है, इसका करेला का गुण है। अब इसलिए जब इसकी अगली संतान आई, मतलब जब अगला इसका चरण आया, अगले पीढ़ी आई, तो उसमें देखा कि करेला जो इतनी इतनी सी थी वो इतने इतना होने लगा, लौकी की जैसा। तो टीएच मॉर्गन, ये जो हरगोविंद खुराना साहब थे, तो इन्होंने जीएम फसल का खोज किया था। जीएम फसल होता है बाबू जेनेटिकली मॉडिफाइड। जीएम फसल को कहते हैं हम जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड किया था, मतलब उसको आनुवंशिक तरीके से इसको चेंजेस किए थे, उसमें बदलाव किए थे, तो इसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब अभी वर्तमान में आप कई तरह के ऐसे ऐसे सब्जियां देख रहे होंगे जिनका जो ऐसे अभी मान लेते हैं, जो पत्ता गोभी होता पहले आप देखते थे कि वो पूरी तरह से हरा होता था, है ना, लेकिन अब देखेंगे तो अब गुलाबी गुलाबी बैगनी टाइप में आने लगा। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड, संकरित है वो। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है अनुवांशिकता के सिद्धांत, मेंडल साहब का, जो आपके एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा आता है। ये जो था ये एक नंबर वाला क्वेश्चन था, जो कि आपके 20 नंबर में आते हैं ओएमआर शीट पर। उसके कुछ क्वेश्चन थे जो कि हम आपको सॉल्व कराएं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जो कि आपको लॉन्ग टाइप में आंसर आता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू। अब यहां पर ध्यान देना बाबू, जो मेंडल साहब ने अपना सिद्धांत दिया था, उन्होंने अपने सिद्धांत में मटर के पौधे का चुनाव किया। अब उसका चुनाव क्यों किया हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि मटर का पौधा जो है आसानी से अवेलेबल था उस टाइम में। अगर प्रयोग करते, किसी इंसान पर करते, तो इंसान की औसत आयु जो होती है वो 70 साल होती है, लेकिन अगर किसी बच्चे का अगर जन्म होता है तो वो लगभग 25 साल या 20 साल बाद ही वो नया प्रजनन कर सकता है, मतलब नए बच्चे को जन्म दे सकता है। मान लेते हैं किसी बच्चे का जन्म हुआ यहाँ पर, तो अभी 1 साल का है, ये 25 साल मतलब 20 साल बाद ये प्रजनन करने के लायक बनेगा। ठीक है, 18 साल तक ये लगभग प्रजनन करेगा। फिर उसके बाद ये अगला जब संतान इसका उत्पन्न होगा, तो वो भी, उसका भी लगभग 20 साल तक का एज आएगा, तभी वो जन्म दे पाएगा किसी को। तो इसीलिए मेंडल ने देखा कि ये 20 साल लग रहा है, मतलब ज्यादा लग रहा है, 40 साल अगली जनरेशन को हमें देखना है, तो हमें 40 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो मेंडल साहब जिए थे कितना, सिर्फ 62 ईयर्स, 62 साल ही जिए थे, लेकिन इनको प्रयोग भी करना था, तो इसलिए इन्होंने झंझट छोड़ दिया, बोला कि हम इस पर इंसानों पर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। इन्होंने फिर मटर के पौधे का चुनाव किया। उन्होंने देखा कि मटर का पौधा आसानी से मिल भी जाता है, और क्या होता है कि मटर का पौधा जो होता है बाबू, उसमें कई तरह की वेराइटी भी होती है। मटर के पौधे में कई तरह की वेराइटी भी होती है, और जल्दी परिणाम भी देता है। 3 महीने के अंदर ये परिणाम दे देता है, 3 महीने के अंदर ये परिणाम दे देता है। तो इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझ लेते हैं किस मटर का चुनाव किया। मटर का भी पौधा होता है, लेकिन किस मटर के पौधे का चुनाव किया, तो बागानी मटर के पौधे का। क्लियर है बाबू, गार्डन पीन कहते हैं इसको, गार्डन पीन।
मेंडल के प्रयोग में जो पौधे लिए उनमें अलग अलग लक्षण वाले 7 वैरायटी के जो थे उनका 2 पौधे लिया। अलग अलग लक्षण वाले 7 वैरायटी के 2 पौधे का चुनाव किया। 2 पौधे कैसे थे देखो, पहला है फूलों का रंग। एक पौधा लिया फूलों का रंग पर, और उसमें देखा कि बैगनी और लाल है, और अगला जो अप्रबल है वो सफेद है। इसमें प्रबलता में लिया बैगनी और लाल में, और फिर अप्रबलता में सफेद लिया। तो एक पौधा ये हो गया, एक पौधा ये हो गया, 2 पौधे हो गए। तो फूलों के रंग के आधार पर 2 चुनाव किया, ठीक है। एक लाल था, एक सफेद था, कोई दिक्कत नहीं है। फूलों की स्थिति जो थी, फूलों की स्थिति देखे थे कि जो फूल है बाबू वो ऊपर है, अक्ष पर है, सॉरी अग्रभाग पर है, या फिर देखा कि अक्ष पर है। अक्ष इसको कहते हैं जो साइड में निकले होते हैं, यहीं से भी फूल निकल आते हैं। हर गांठों पर फूल निकल आते हैं। किसी किसी मटर में आप देखे होंगे कि हर गांठों पर फूल निकल आते हैं, लेकिन कोई कोई मटर ऐसी होती है वो छईवर टाइप में होती है, ऊपर जाके तभी वो फूल उसमें खिलेगा। जैसे अभी आपको हम दिखा रहे हैं एक मटर का, ये देखो, ये मटर है अक्षवर्ती बाबू। यहां से देखना कि एक गांठ यहां से है तो एक गांठ पर यहां से एक फूल निकला हुआ है, एक गांठ अगली गांठ यहां पर है तो यहां से भी निकला हुआ है मटर का एक फूल, अगला गांठ यहां पर है तो यहां से एक फूल निकला हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे बाबू, इसको कहेंगे हम अक्षवर्ती, ठीक है। कुछ मटर ऐसी होती हैं जिनका बिल्कुल ऊपर टुंडिया पर सभी फूल लगे होते हैं और वहीं पर मटर भी फलती है। क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं कि जो मटर का ये अग्रस्त और समझ गए तने की लंबाई के अनुसार, तने की लंबाई देखा कि कौन लंबा है कौन बौना है। बौना मतलब नाटा टाइप में है, तो लंबे का चुनाव किया और बौने का चुनाव किया। क्लियर है। उसके बाद फली का रंग देखा, कुछ फली हरी थी, कुछ फली पीली थी। जो छीमी आती है ना, छीमी का रंग देखा कि कुछ में हरा था और कुछ जो है पीला टाइप में था। तो उनके भी पौधे का दो पौधे उनमें भी लिए। फिर आगे देखा कि पकी हुई फली की आकृति कैसी थी। तो पकी हुई फूल जो फली थी वो कुछ फली जो है फूली हुई थी और कुछ फली बीच बीच में धसी हुई थी। देखो बीच बीच में धसी हुई कैसी रहेगी, जैसे मान लेते हैं ये फली जो है ये फूली हुई है, ये छीमी है, ये इसकी फली जो है पकी हुई है। लेकिन एक फली और लिया तो उनकी फली जो थी वो बीच बीच में धसी हुई थी। आप कुछ छीमी को देखेंगे, मटर को देखेंगे, उसकी जो फली होती है वो बीच बीच में ऐसे धसी हुई पाई जाती है। उनमें ऐसा लगता है कि बीज मोटे मोटे हैं, ऐसा लगता है। ठीक है। तो इनके आधार पर 2 पौधे का चुनाव किया, एक का जिनका फूला हुआ था, एक जो बीच बीच में धसी हुई थी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे है बीजों की आकृति। फिर उसके बाद देखा कि कुछ बीज जो है वो गोल हैं, कुछ तो झुर्रीदार हैं। कुछ बीज जो है गोल होते हैं, कुछ बीज झुर्रीदार होते हैं, ऐसे झुर्रीदार होते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखा कि कुछ अगला पौधे का चुनाव किया बीज पत्रों का रंग देखकर। ये बीज है, इसका अगर निकोल देंगे, छील देंगे, छीलने के बाद इसमें 2 बीज निकलते हैं, 2 पत्र निकलते हैं। एक ऐसे आता है, एक ऐसे आता है। क्लियर है। जिसको हम कहते हैं दाल। क्या कहेंगे बाबू, दाल कहेंगे। अब इनको कहते हैं पत्रक। अब पत्रों के अनुसार उनके कुछ में देखा कि पीला रंग है, किसी का पत्रक पीला रंग है, किसी का जो है हरा रंग है। तो इसके अनुसार भी 2 पौधों का चुनाव किया, एक पीला एक हरा। तो मेंडल साहब ने अपने प्रयोग में टोटल 14 पौधों का चुनाव किया, जो कि सभी के सब मटर के थे, लेकिन वो उनकी वैरायटी भी अलग अलग थी। ये है आनुवंशिकता का सिद्धांत का। अब समझ लेते हैं प्रथम नियम क्या है। इसी के अनुसार इन्होंने इन सब में क्रॉस कराया था आपस में, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी ऐसे में क्रॉस कराया था। तब उन्होंने देखा था कि 3 नियम इसके बन सकते हैं। तो तीनों नियम अभी हम आपको बताएंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि कुछ को कैपिटल टी माना क्योंकि वो शुद्ध थे। कुछ पौधे जो है कैपिटल टी माना उनको वो शुद्ध थे। स्मॉल टी शुद्ध बौने थे, ये शुद्ध लंबे, ये शुद्ध बौने थे। क्लियर है। उसके बाद पी को देखा कि जो कि पहली पीढ़ी थी, पिता वाली थी, तो इसको पैरेंटल नाम दिया। क्या नाम दिया, पैरेंटल। पैरेंटल को पैतृक भी कहते हैं, पैतृक पीढ़ी या फिर पैरेंटल जनरेशन। एफ को कहते हैं फिलियल जनरेशन। क्या कहेंगे बाबू, फिलियल जनरेशन। फिलियल मतलब होता है संतति जनरेशन, संतति या पीढ़ी। क्लियर है। अब यहाँ पर P1 P2 आएगा, F1 F2 F3 ऐसे भी आ सकता है। तो अगर P1 आया तो समझ लेना कि फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, F1 आया तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन, मतलब प्रथम संतति पीढ़ी। क्लियर है।
अब यहां पर समझ लेते हैं कि जो मेंडल साहब ने प्रभाविता का नियम दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस थ्योरी, इसको देखेंगे बढ़िया से बेहतर समझ में आएगा आपका। सबसे पहले उन्होंने दो अलग अलग पौधे का लिया, एक लिया लंबा वाला, एक लिया लंबा वाला। क्योंकि गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं इसलिए यहाँ पर कैपिटल टी 2 बार लिया, ठीक है। और यहाँ पर एक लिया नाटा वाला, एक लंबा वाला लिया पौधा, एक लिया नाटा वाला लिया। तो इनको बीच में जब क्रॉस कराया गया तो देखा कि जो लंबा वाला था वो अपना पूर्ण प्रभाव दिखा रहा था। यहाँ पर एक टी यहां से लिए, एक टी यहां से लिए, इनको बीच में क्रॉस कराया गया, ठीक है। इनको कहेंगे हम P1। क्या कहेंगे बाबू? P1 जनरेशन। क्लियर है? P1 मतलब पैतृक जनरेशन। क्लियर है? पैतृक या पेरेंटल। अब आगे देखते हैं, ये नेक्स्ट टी को लिया, इस टी को लिया और इस वाले टी को लिया, तो यहां से कैपिटल टी लिया और स्मॉल टी हो गया। क्लियर है? अब ये एक टी बच रहा है, एक टी को यहां से लिया, एक टी को यहां से लिया, तो ऐसे करके इन्होंने क्रॉस कराया, एक टी यहां से लिया, फिर एक टी यहां से लिया, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। क्लियर है? इन्होंने देखा कि जो अगला पौधा बन रहा है, संतति कोशिका, संतति पीढ़ी बन रही है, इसको कहेंगे F1 जनरेशन। क्या कहेंगे बाबू? F1 जनरेशन में सबके सब पौधे लंबे थे। कैसे थे? सबके सब पौधे लंबे थे। इसका मतलब कि पहली संतान जब उत्पन्न होगी, पिता का लंबा है, मतलब कोई लंबा है, और जो उसका अगला क्या बोलते हैं गैमेट्स होता है, वो अगर नाटा है, तो जो पिता का लक्षण है वही प्रभावी होगा, वही लक्षण आगे आने वाली पीढ़ी में दिखाई देगा। तो इसलिए F1 पीढ़ी में सबके सब पौधे कैसे थे? लंबे थे। तो मेंडल साहब ने दिमाग लगाया, इसको अलग कर देते, इसको साइड में कर देते हैं। फिर दिया नेक्स्ट जो है अगला सिद्धांत दिया। अगला सिद्धांत दिया बाबू पृथक्करण का नियम। किसका? पृथक्करण का सिद्धांत। तो दूसरा यहां पर लिखेंगे पृथक्करण का सिद्धांत, या फिर शुद्धता का, गैमेट शुद्धता का सिद्धांत, या फिर प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या इसको लिख देते हैं सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऐसे लिख देते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है? इसको गैमेट शुद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। गैमेट शुद्धता का सिद्धांत या फिर पृथक्करण का सिद्धांत, दोनों इसको कह सकते हैं। यहां पर देखा जो F1 पीढ़ी में थी, F1 पीढ़ी की 2 पौधों को लिया, F1 पीढ़ी की 2 पौधों के लिया, इनका जो है परागण कराया गया। यहां पर हम लिख लेते हैं, एक इसको ले लेते हैं, एक इसको ले लेते हैं। तो F1 जो पीढ़ी थी, ये हो गई P2 पीढ़ी। क्या हो गई? अब यहां पर जब सेकंड में आएगा तो ये पिता बन जाएगा, इसलिए इसको कहेंगे P2 पेरेंटल। क्या कहेंगे बाबू? P2 कहेंगे। पेरेंटल मतलब होता है जो पैतृक होते हैं ना, द्वितीय या फिर सेकंड पिताजी। आगे देख लेते हैं, यहां पर एक कैपिटल टी यहां से लिया, स्मॉल टी यहां से ले लिया, यहां एक ये ले लिया, इसको कहेंगे गैमेट। क्या कहेंगे बाबू? गैमेट। और या फिर इसको मान लेते हैं मेल गैमेट, कुछ भी मान लेते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड होता है। T1 T2 लिया, सॉरी T1 लिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया, और यहां से फिर एक और पौधा लिया, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 ले लिया, फिर उसके बाद कोष्ठक बनाया। इन्होंने इनके बीच क्रॉस कराया। इनके बीच जब क्रॉस कराया तो इन्होंने पाया कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि लंबे हो रहे हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं कि जो कि बौने हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं कि जो कि हल्का हल्का लंबा, मतलब थोड़ा सा बौने के भी गुणा गए, थोड़ा सा लंबाई में भी उनकी वृद्धि हुई है। तो आगे इनको क्रॉस कराया, तो यहां से यहां का क्रॉस होगा तो कैपिटल टी, इसका मतलब कि ये शुद्ध लंबा हो गया बेचारा। फिर आगे इनका और इनका क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। उसके बाद कैपिटल टी और स्मॉल टी आया, यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। हमेशा याद रखना कि कैपिटल वाला आगे ही रहेगा, स्मॉल वाला पीछे रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर देखा कि ये स्मॉल टी, ये यहां पर इसको दोनों लिख दिया। मेंडलो जो है कंफ्यूजिया गया, सोचे कि अब देखो ये कैसे कैसे पौधे उत्पन्न हो रहे हैं, ये बहुत कंफ्यूज थे। फिर इन्होंने देखा कि कुछ पौधे, कुछ उनके गैमेट्स को देखे, निचोड़ कर देखे कि उनमें जो था कैपिटल टी ये शुद्ध लंबे थे। कैसे थे बाबू? शुद्ध लंबे थे। तो दिखावट के अनुसार पर, और ये जो कैपिटल टी दोनों में है ना, ये लंबे तो थे, इनके में लंबे की जो प्रभाविता का भी बताया ना कि प्रभाविता का लक्षण में जो था वो प्रभावित थे, वो भी लंबे थे, तो इसलिए यहां पर ये दोनों भी लंबे होंगे। लेकिन
लेकिन इसमें इन दोनों में थोड़ा सा शुद्ध की तुलना में थोड़ा सा ये छोटे होंगे, हल्का सा छोटे होंगे, लेकिन उनको नाटा नहीं कह सकते। और अगले को देखा कि ये बिल्कुल नाटा हो गया, तो इसको जो नाटा हो गया इसको अलग कह दिया, ये नाटा हो गया बिल्कुल बेचारा। अब देखिए ना यहाँ पर, तो जो मेंडल ने पृथक्करण का सिद्धांत दिया कि इसमें कुछ पौधे अलग अलग वेराइटी के निकल रहे हैं, कुछ लंबे हैं तो उनको पृथक कर दिए, अलग कर दिए, कुछ पौधे नाटे हैं उनको भी अलग कर दिए, अब कुछ पौधे मध्य में हैं उनको भी अलग कर दिए। तो इसका मतलब क्या है कि वो पृथक्करण का नियम भी उनका सक्सेसफुल हुआ, जो प्रभाविता का नियम है ये भी सक्सेसफुल हुआ और पृथक्करण का नियम ये भी सक्सेसफुल हुआ। अब इसमें उन्होंने देखा कि कुछ पौधे जो लंबे हैं, फिनो मतलब उनको देखावटी के अनुसार पर, देखने के अनुसार पर उनको कहा कि ये फिनोटाइप के लक्षण है, इनके लक्षण जो है फिनोटाइप है। ठीक है, फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब होते हैं बाबू ऐसे लक्षण जो दिख जाते हैं, सामने से ऐसे दिखाई देते हैं, उनको फिनोटाइप कहते हैं। फिर उसके बाद देखा कि इनके अगर मान लेते हैं जीन का अध्ययन करें तो जीनोटाइप हो जाएगा, इनके जो जीन होता है जीन का अध्ययन किए, फिर उन्होंने उसको कहा कि जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो अलग अलग निकाला, जीनोटाइप क्लियर है बाबू। जब फिनोटाइप का रेशियो निकाला तो 1 2 3 पौधे लंबे थे, तो 3 पौधे लंबे थे तो यहां पर लिख दिया 3, एक पौधा छोटा था तो यहां पर लिख दिया 3:1। क्या है बाबू, 3:1 लिखा, तो इसका मतलब क्या है, ये फिनोटाइप है। अब जीन का अध्ययन किया तो जीन का अध्ययन तो इनका अलग अलग निकल रहा था, एक पौधा था जो खूब लंबा था उसको शुद्ध मान लिया, तो वहां पर लिखा एक पौधा ऐसा है कि जो कि लंबा है। फिर उसके बाद देखा कि 1 और 2 पौधे ऐसे हैं जो समान लंबाई के हैं, तो उनको 2 लिख लिया, ये जीनोटाइप में है। क्योंकि यहाँ पर देखो कैपिटल टी है, यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसका मतलब ये दोनों सेम है ना। तो यहाँ पर लिखा इसको 2 पौधे ऐसे हैं जिनका जीन समान है। उसके बाद एक लास्ट में देखा कि ये बेचारा सबसे छोटा है, तो इसको भी लिख दिया एक पौधा ऐसा है जो कि बिल्कुल ही छोटा है, उसको हम कहेंगे नाटा। तो फिनोटाइप होता है 3:1 और जीनोटाइप होता है 1:2:1 होता है। क्लियर है बाबू। तो पृथक्करण का नियम भी उनका सक्सेसफुल हुआ और प्रभाविता का नियम भी उनका सक्सेसफुल हुआ। अब इसको हम आगे दिखाते, देखिए हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, जो ये प्रभाविता का नियम है इसको 2 तरीके से क्रॉस कर सकते हैं, इनको भी 2 तरीके से क्रॉस कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पर एक और बता दे रहे हैं आपको, ये जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी लिख लिए ऊपर, और यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी लिख लिए। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, ये वाला बहुत ज्यादा आसान होता है, ये वाला थोड़ा सा टफ हो जाता है, आपको समझ में कम आएगा, लेकिन आप एग्जाम में आए तो यही करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी लिया और ये एक स्मॉल टी लिया, फिर यहाँ से कैपिटल टी लिया और यहाँ से एक स्मॉल टी लिया, फिर यहाँ से कैपिटल टी लिया और यहाँ से स्मॉल टी लिया, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, दोनों का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम है, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी बिल्कुल सेम है, तो यहाँ भी बिल्कुल सेम है। तो इसलिए इसको प्रभाविता का नियम नाम दिया। पृथक्करण के नियम, सभी लोग अलग अलग प्रकार के थे, कुछ लंबे थे, बौने थे, छोटे थे, लंबे थे, नाटे थे, उन लोगों को अलग अलग जो है टाइप में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप मतलब दिखावट के अनुसार उनका जो फिजिकली होता है ना, फिजिकली के देखने के अनुसार वो 3:1 था, मतलब 3 पौधे जो थे लंबे थे दिख रहे थे, एक पौधे जो था नाटा था, इसको फिनोटाइप नाम दे दिया। और फिर उनके जीन का अध्ययन किया तो देखा कि जो एक तो लंबा है बहुत ज्यादा, उसको हम जीनोटाइप कह दिए, वो एक पौधा था जिनका रेशियो 1 है। फिर उसके बाद देखा कि जो 2 पौधे थे उनका जीन बिल्कुल सेम था, तो उनको 2 पौधे में डिवाइड कर दिए। फिर उसके बाद एक पौधा आया जो कि बिल्कुल नाटा था, उसको 1 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 1:2:1 होता है, इसका जीनोटाइप होता है। क्लियर है बाबू। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्लियर है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो अगला नियम है मेंडल साहब का, वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जरूरी ये है कि अगर आप इसको कंसंट्रेट होकर नहीं देखेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकली टाइप में है, मींस इसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा है। तो यहाँ पर ध्यान देना बाबू, कंसंट्रेट होकर देखना है तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आपके दिमाग में घुस जाएगा। आपको बहुत बेहतर तरीके से हम समझाएंगे, जितना भी आसान लैंग्वेज हो सकता है उतनी भी आसान लैंग्वेज का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लेना
कि मेंडल साहब ने अभी तक एक एक पौधों का क्रॉस कराया था, लेकिन अब यहाँ पर जब अगला नियम दिया तो उन्होंने सोचा कि चलो झंझट छोड़ो, एक एक पौधे को बहुत करा लिए, हम 2-4 पौधे का इकट्ठा कराते हैं। तो इन्होंने 4 पौधे का एक में मिक्स कर दिया, 4 पौधे को एक ही में कर दिया था। तो यहां पर इसलिए इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी नाम देते हैं। यहां पर ध्यान देना और एक चीज कि जो 4 पौधों को एक में मिक्स किया था, एक में संकरण कराया था, निषेचन कराया था, तो उसमें से जो पौधे थे ना वो अलग अलग वेराइटी के थे। ध्यान देना बाबू, जो भी 4 पौधे का उन्होंने चुनाव किया था वो अलग अलग वेराइटी के थे, ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम को बताने के लिए। इसको द्विसंकर क्रॉस भी के नियम पर भी ये आधारित होता है, द्विसंकर क्रॉस के नियम पर भी ये आधारित होता है। द्विसंकर क्रॉस आ जाएगा एग्जाम में या फिर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आ जाएगा एग्जाम में, तो आप दोनों में से इसको ही लिख देना, तो आपका दोनों का दोनों सही हो जाएगा। क्लियर है बाबू यहाँ पर? अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो उन्होंने 4 पौधे को एक में क्रॉस करके संकरण कराया था, निषेचन कराया था, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने शुद्ध, क्या चीज बाबू, शुद्ध पीला और गोल लिया था, शुद्ध पीला और गोल लिया था। यहां पर देखो ये जो वाई टाइप में है, वाई कैपिटल वाई लिखे हैं, ये है, इसका मतलब क्या है कि पीला है, और जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर मतलब ये शुद्ध गोल है। क्लियर है? ये कैपिटल वाई क्या है, शुद्ध पीला है और शुद्ध गोल है। क्लियर है यहां तक? अब इसमें से एक एक गुणसूत्र के लिए, एक का गुणसूत्र इसको लिया, एक गुणसूत्र ये लिया, तो यहां पर एक वाई और एक आर हो गया। अब यहाँ पर जो हरा और झुर्रीदार है ये भी शुद्ध है, लेकिन कैसे है, ये बहुत ही छोटे हैं और नाटे टाइप में, इनको अलग अलग नाम दिया। तो ये हो गए कैपिटल वाई और ये सॉरी स्मॉल वाई और ये स्मॉल आर, इसमें से एक एक को ले लिया। अब स्मॉल वाई का मतलब क्या है, ये हरा है, स्मॉल वाई मतलब हरा है, और स्मॉल आर मतलब क्या होता है, झुर्रीदार है। क्लियर है? स्मॉल वाई मतलब हरा और स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार। अब यहां से एक वाई को ये लिया और एक आर को यहां से ले लिया। अब आगे देख लेते हैं, इनमें स्वनिषेचन कराया, निषेचन करा दिया। अब निषेचन कराने के पश्चात इनमें ये हमारे पास कुछ प्राप्त होते हैं, निषेचन कराया तो ये प्राप्त होते हैं। अब ये प्राप्त हो गए तो इनमें से समझ लेना कि हम इनको यहां पर दर्शा दिए हैं, ऊपर लाइन में ये दर्शा दिए, ऊपर लाइन में ये, नीचे लाइन में ये दर्शा दिए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर कि स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, कैपिटल आर स्मॉल आर है। यहां पर हम कैपिटल स्मॉल वाई सॉरी कैपिटल वाई और कैपिटल आर लिए हैं। आगे चलकर ऐसे क्रम ये थोड़ा सा घटा बढ़ी हो गया। इसको समझाते हैं कि ये कैसे आया हमारे पास। देखो ये जो है हमारे पास ये आया है स्वनिषेचन के पश्चात इनको आपस में क्रॉस करा दिए मेंडल साहब ने। तो यहां पर लिखेंगे हम इस कैपिटल वाई और स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये लिख दिए। अब इन सब में क्रॉस कराएंगे हम, इस सब में क्रॉस कराएंगे तो ऊपर है लिखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, अब इतना लिख लिए। अब इनको जब क्रॉस कराएंगे, निषेचन इसमें क्रॉस कराएंगे तो यहां पर हो जाएगा कैपिटल वाई और कैपिटल आर हो जाएगा। क्लियर है? आगे लिखेंगे तो इनका और इनका क्रॉस होगा तो कैपिटल वाई हो जाएगा और स्मॉल आर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखते हैं, ये वाई आगे, चूंकि वाई आगे लिख रहे हैं, प्रभावी है, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे स्मॉल वाई और कैपिटल आर लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे है स्मॉल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। क्लियर है बाबू? इसी को हम लिखे हैं यहां पर, एक को मान लिया फीमेल गैमेट, एक को मान लिया है मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट मतलब होता है पुरुष युग्मक। क्या? पुरुष युग्मक। क्लियर है बाबू? यहां पर युग्मक। ये है फीमेल गैमेट्स मतलब स्त्री युग्मक है। क्लियर है यहां तक? ये हम सिंबल भी बना दिए हैं, ये फीमेल का सिंबल है ये वाला, और ये है पुरुष वाला सिंबल। फीमेल का सिंबल ऐसे होता है, गोला करके नीचे प्लस लगा दो, पुरुष वाला ऊपर गोला करके ऊपर छोटा सा एरो कर दो, ये हो गया पुरुष का चिन्ह। क्लियर है यहां तक? अब इनको सबको क्रॉस कराया गया, मेंडल साहब ने इन सब में निषेचन करा दिया, तो देखा कि ये सब जो पौधे आ रहे थे वो अलग अलग तरह के अपने मन के कर रहे थे। यहां पर देखना थोड़ा सा कि जो यहां पर ये पौधा हमें प्राप्त हुआ है ये कैसा, पीला और गोल है। तो पीला और गोल है, सिर्फ ये वाला जो पौधा प्राप्त हुआ है ये पीला और गोल है, और संकर भी है। संकर किसे कहेंगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। संकर मतलब अगर किसी तुलनात्मक पौधे से के बीच में संकर कराया गया, क्रॉस कराया गया, तो उससे जो नई संतान उत्पन्न होती है वो संकर कहलाती है। हम जैसे मान लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं और आपको समझाते हैं कि संकर क्या है। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर शुद्ध लंबा है, एक पौधा शुद्ध लंबा है और
एक पौधा है शुद्ध बौना। कैसे है बाबू? शुद्ध बौना। ये है स्मॉल टी, इसको शुद्ध बौना मान लिया, ठीक है। अब ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये लंबा है, ये बौना है। यहाँ पर ध्यान देना, हम एक लंबा पौधा लिए हैं, एक बौना पौधा लिए हैं, इसीलिए कहना कि अभी तुलनात्मक पौधे का आपस में क्रॉस कराया है। तुलनात्मक मतलब ये भिन्न है, ये भी भिन्न है। अब इनमें जब क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। क्लियर है? अब ये जो पौधा आएंगे, ये जो बनेंगे, नए पौधे का जन्म होगा, इसको कहेंगे F2 पीढ़ी। क्या कहेंगे बाबू? F2 सॉरी F1 पीढ़ी, सॉरी हाँ, ये हो जाएगा आपका F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में जब इसका संकरण कराया गया तो देखा कि जो नए नए संतान उत्पन्न हो रही है, इसको कहा इन्होंने संकर। क्या कहेंगे बाबू? संकर संतान, संकर संतान कहा। क्लियर है? या फिर संकर पौधे कहा। क्योंकि पौधा है तो यहाँ पर संतान यूज करना ठीक नहीं होगा, यहाँ पर पौधे, संकर पौधे इसको नाम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर संकर पौधे इसलिए नाम देंगे, देखिए जैसे जो आपके देखते हैं कि किसान लोगों को हर वर्ष नए नए बीज को दिए जाते हैं। जो धान की जो खेती होती है, लाते तो है वहां से संकर समझकर लाते हैं, बो देते हैं, संकर उत्पन्न भी हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा पैदावार ज्यादा हो जाती है। लेकिन सोचा जाए कि उसी बीज को फिर से हम बो दें और उससे नया संकर उत्पन्न कर ले, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब काम सिर्फ लैब में ही किया जाता है, वैसे एक्चुअल में नहीं किया जाता है। क्लियर है बाबू यहाँ तक? अब आगे समझ लेते हैं, हम यहां पर समझ लेते हैं कि जो मेंडल साहब ने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था, उसमें से फीमेल गैमेट्स को इधर से इस साइड में लिख लिया और मेल गैमेट्स को ऊपर लिख लिया। अब इन सब में क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराने के बाद देखा ये कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये दोनों क्या बोलते हैं, समजातीय युग्मक साथ में रहेंगे। कैपिटल वाई सॉरी कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये दोनों लिख लिए। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट वाले में क्या भरे? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर और स्मॉल आर। क्लियर है? अब नेक्स्ट वाले में कैपिटल वाई लिखे और स्मॉल वाई, ठीक है। अब ये कैपिटल आर और कैपिटल आर लिख दिए, ठीक है बाबू। अब नेक्स्ट वाले में कैपिटल वाई यहां पर लिखे, फिर उसके बाद स्मॉल वाई, उसके बाद यहां पर कैपिटल आर लिखे, फिर स्मॉल आर। एक एक को हमें भरना है, तभी हमारा सही होगा। वो सोचे कि इकट्ठा भर दे, अपने मन से भर दे तो गलत हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है बाबू। अब यहाँ पर देखना, ये कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई पहले लिख लिए, फिर इस वाई को लिखेंगे, ये भी कैपिटल वाई है, फिर उसके बाद देखेंगे कैपिटल आर पहले आ रहा है तो इसको कैपिटल आर लिखेंगे, फिर स्मॉल आर। क्लियर है? हमेशा आपको कैपिटल वाले को पहले लिखना है, लेकिन जो युग्मक है आपके पास वो समजात होना चाहिए, मतलब समान होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई लिख लिए, यहाँ पर भी कैपिटल वाई है। स्मॉल आर है तो स्मॉल आर लिख लिए, दो स्मॉल आर है तो दो स्मॉल आर लिख लिए। क्लियर है? अब अगला है यहाँ पर कैपिटल वाई लिख लिए, ये वाला लाइन, अब ये वाला वाई यहाँ पर लिख लिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। अब यहाँ पर स्मॉल आर है, यहाँ पर कैपिटल आर है, तो इसलिए कैपिटल आर पहले लिखेंगे, स्मॉल आर बाद में लिखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देख लेते हैं, ये कैपिटल वाई यहाँ पर लिखेंगे और सॉरी यहाँ पर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर और स्मॉल आर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको। अब नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट वाली लाइन में कैपिटल वाई पहले लिखेंगे, फिर स्मॉल वाई लिखेंगे, फिर उसके बाद कैपिटल आर लिखेंगे, फिर कैपिटल आर लिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट में कैपिटल वाई, फिर उसके बाद स्मॉल वाई लिखेंगे, ये स्मॉल वाई है, फिर उसके बाद कैपिटल आर लिखेंगे बाबू, फिर ये स्मॉल आर लिखेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले चौकोर में मतलब कोष्ठक में पहले लिखेंगे स्मॉल, ये दोनों जगह स्मॉल है, यहां भी स्मॉल है, यहां भी स्मॉल है, तो यहां पर लिखेंगे स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। क्लियर है? दोनों जगह कैपिटल आर है, दोनों जगह कैपिटल आर है। क्लियर है? नेक्स्ट वाले में लिखेंगे स्मॉल वाई, ये दोनों जगह स्मॉल वाई है, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। क्लियर है? नेक्स्ट वाले में है तो इसमें लिखेंगे कैपिटल वाई, क्योंकि कैपिटल वाई पहले है तो स्मॉल वाई उसके बाद, फिर उसके बाद कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर। क्लियर है? नेक्स्ट वाले में कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल स्मॉल आर, ठीक है बाबू। नेक्स्ट वाले में आप अगला देख लेते हैं, स्मॉल वाई यहाँ भी, स्मॉल वाई यहाँ भी है, तो दो बार स्मॉल वाई लिख देंगे।
स्मॉल आर यहाँ पर है, यहाँ पर कैपिटल आर है, तो यहाँ पर कैपिटल आर लिखेंगे और स्मॉल आर लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट वाले आ जाता है जो यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल वाई और स्मॉल आर है, यहाँ भी स्मॉल वाई और स्मॉल आर है, तो 2 बार वाई लिखेंगे स्मॉल और 2 बार आर लिखेंगे। ये हो जाता है आपका पूरे तरह से कोष्ठक फिल हो गया। अब इसको समझ लेते हैं, इसमें कौन सा लाल है, कौन सा हरा है, कौन सा झुर्रीदार है, कौन सा पीला है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देना कि हम आपको शुरू में बता दिए थे, स्टार्टिंग में बता दिए थे, जो कैपिटल वाई है और कैपिटल आर है ये शुद्ध है और प्रभावी भी है। शुद्ध भी है और प्रभावी भी, अपना जहां पर रहेगा ये अपना प्रभाव को दिखाता रहेगा। ध्यान देना यहाँ पर, तो इसलिए पीला और गोल है। तो यहां पर देखेंगे पहले मेंडल साहब ने इसको फिनोटाइप में डिनोट किया। फिनोटाइप मतलब ऐसे पौधे जो दिखावे में एक समान दिख रहे थे, दिखावटी में एक समान दिख रहे थे। अभी उनके जीन का अध्ययन नहीं किया, जीन का अध्ययन करेंगे बाद में। पहले इनके जो फिनोटाइप हैं उनको अध्ययन किया, जो फिजिकली दिखाई देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बहुत भीड़ है तो कुछ लंबे लंबे रहेंगे, तो कुछ सभी व्यक्तियों को पहचान लो कि हाँ सभी सभी के सभी लंबे हैं। कुछ एकदम में नाटे हैं तो छुपे रहेंगे, दिखाएंगे नहीं भीड़ में, है ऐसा होता है। तो यहां पर देख लेते हैं कि जो पीला और गोल है, तो ये पीला और गोल है, पीला वाला भी है और गोल वाला भी लक्षण दिख रहा है। तो इसको मान लेते हैं ये पीला और गोल है, इसको हम लिखते हैं स्केच से लिख लेते हैं बढ़िया से। ये है पीला और गोल है। क्लियर है बाबू? यहां पर इस वाली लाइन में देखेंगे पीला भी आ रहा है और गोल भी आ रहा है। स्मॉल आर को भी देखेंगे नहीं, पहले कैपिटल वाले को भर लेते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल वाले को देखते हैं। ठीक है, तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर है यहाँ पर, इसका मतलब ये भी पीला और गोल है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कैपिटल वाई है और कैपिटल आर है, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, पीला और गोल होगा। ये भी पीला और गोल है। क्लियर है बाबू? अब नेक्स्ट वाला देखेंगे, ये भी कैपिटल वाई है और कैपिटल आर है, इसका मतलब ये भी होगा आपका पीला और गोल, पीला और गोल है। क्लियर है? अब यहां पर देखेंगे इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में भी वही है, कैपिटल वाई है और कैपिटल आर है, तो ये भी कैसा होगा, पीला और गोल होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले में देखेंगे कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है, ये भी कैसा होगा, पीला और गोल होगा। ठीक है बाबू? अब अगला है कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, पीला होगा और गोल होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझ लेते हैं आगे, और आगे देख लेते हैं कि कहीं और भी कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, तो देखते हैं यहाँ पर कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये तो शुद्ध नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पीला वाला गुण तो पाया जा रहा है लेकिन गोल वाला गुण नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ तो है, तो इसका मतलब ये कैसा है, ये भी पीला होगा और गोल होगा। ठीक है, ये पीला और गोल हो गया। ये भी दिख रहा है, ये भी कैसा होगा, ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर है ना, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, पीला होगा और गोल होगा। अब देखते हैं कितने और कोई है, और कुछ नहीं है, सभी के सब स्मॉल और कैपिटल में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पौधे ऐसे हैं जो कि पीला और गोल है। इसलिए यहां पर लिख लेते हैं फिनोटाइप में, फिनोटाइप लिखेंगे हम, फिनोटाइप में लिखेंगे, फिनोटाइप में लिखेंगे अपन 9 के बाद रेशियो खींच देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगला कौन सा लक्षण इसमें दिख रहा है। ठीक है बाबू, देखेंगे ये कैपिटल वाई है और स्मॉल आर है। कैपिटल वाई का मतलब है पीला तो है, पीला है लेकिन कैसा है, ये झुर्रीदार है। पीला, सॉरी, हाँ ठीक है, पीला है, येलो मतलब वाई मतलब येलो है, पीला तो है, और स्मॉल आर भी है, झुर्रीदार है। यहां पर लिखेंगे पीला और झुर्रीदार, बीज कैसा है, पीला और झुर्रीदार, झुर्री लिखेंगे क्योंकि जगह भी कम है, तो पीला और झुर्रीदार है। और ऐसा कोई और देखेंगे कि कैपिटल वाई और स्मॉल आर है, देखो ये एक यहां पर मिल गया कैपिटल वाई और एक स्मॉल आर, तो एक कैपिटल वाई यहां पर भी, एक 2 कैपिटल स्मॉल आर यहां पर भी है, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, पीला और झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार। ठीक है बाबू, और कैपिटल वाई और स्मॉल आर देखेंगे कहीं पर और है, एक यहां पर भी है कैपिटल वाई और स्मॉल आर, इसका मतलब ये भी कैसे होगा, पीला भी होगा और झुर्रीदार होगा।
पीला और झुर्रीदार। ठीक है, ये समझना बहुत आसान, बहुत जरूरी है बाबू आपके लिए। अगर आप समझेंगे नहीं तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 पौधे ऐसे हैं, ये आप ठीक निशान मार दे रहे हैं इसमें गोला का। ये जो 3 पौधे ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, पीला भी और झुर्रीदार भी है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 3 पौधे ऐसे हैं, 3 पौधे ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, पीले और झुर्रीदार। और अगला देख लेते हैं। अब सब में स्मॉल वाई आ गया। स्मॉल वाई आएगा तो मतलब हरा होगा, स्मॉल वाई मतलब हरा होगा। क्लियर है, तो स्मॉल वाई यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। 1 2 3 देखेंगे, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर भी होना अनिवार्य है, तभी ये आपका पीला, ये हरा होगा और गोल होगा। ठीक है, तो यहां पर स्मॉल वाई है और कैपिटल आर है, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल वाई और कैपिटल आर। इसका मतलब क्या है, 3 पौधे ऐसे हैं जो कि आपके कैसा है, स्मॉल वाई है तो हरा है और गोल, ये आर है तो गोल भी है, हरा और गोल। तो 3 पौधे ऐसे हैं, 1 2 3 पौधे ऐसे हैं जो कि हरा और गोल हैं। यहां पे लिखेंगे हरा और गोल, यहां पे हरा और गोल। ठीक है, और यहां भी हरा और गोल। ठीक है बाबू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में एक लास्ट में एक बच रहा है स्मॉल वाई और स्मॉल आर। स्मॉल वाई और स्मॉल आर देखेंगे कि स्मॉल वाई और स्मॉल आर ये दो है, ये हैं, तो ये शुद्ध कैसे होंगे, हरा और झुर्रीदार। शुद्ध कैसे होंगे, हरा होंगे और झुर्रीदार होंगे 100%। तो यहाँ पर पहले इसका रेशियो 1 2 3 रेशियो लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 रेशियो, फिर उसके बाद बच रहा है 1, यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, तो इसका जो फिनोटाइप में रेशियो निकल आता है तो 9:3:3:1 आ जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बाबू। ये जो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, इन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि इसमें जितने भी पौधे हैं, यहाँ पर तो पीला और गोल निकला था, अब इनका संकर कराया आपस में तो कुछ इस टाइप में संरचना आपको मिली, कुछ ऐसे मिला, तो इनको आपस में निषेचन करा दिया, चारों पौधों को पकड़कर आपस में निषेचन करा दिया। फिर देखा कि कैसे ये अपना अपना रंग बदलते हैं या फिर नहीं, तो ये अपने अपने मन के करने लगे। इसी को कहिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें कोई नियम फॉलो नहीं हो रहा है, नियम ये फॉलो हो रहा है कि सब पर अनुवांशिकता का नियम तो लागू हो रहा है, लेकिन सभी पौधे अपने अपने मन के किए हैं। तो यहाँ पर रेशियो कुछ अलग निकल कर आया है। यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया था कि पीला और गोल है, यहां पर तो कई पौधे ऐसे हैं जिनमें पीला और गोल के गुण तो दिख रहे हैं, पीला गोल। 9 पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर कैसा है, पीला है और गोल के भी गुण हैं। 9 पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर पीला भी है और गोल भी है। और 3 पौधे ऐसे हैं, 3 पौधे ऐसे हैं जो कि पीला है और झुर्रीदार भी है। ये स्मॉल आर का मतलब क्या है, झुर्रीदार। ये देखो 1 स्मॉल आर, 2 स्मॉल आर, यहाँ पर 3 स्मॉल आर। तो ये 3 पौधे ऐसे हैं जो कि हैं पीले भी हैं और झुर्रीदार भी हैं, पीले और झुर्रीदार भी हैं। और उसके बाद देखा कि 3 पौधे अलग हैं, तो 3 पौधे कैसे हैं, हरा और गोल है। हरा का मतलब क्या है, देखो स्मॉल वाई डबल है, स्मॉल वाई मतलब हरा है। ठीक है, तो ये स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। और हरा का मतलब क्या है, ये गोल का मतलब क्या है, ये कैपिटल आर गोल है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा 3 पौधे ऐसे हैं जो कि हरा भी है और गोल भी है, तो इस 3 पौधे को यहाँ पर लिख दिया कि ये 3 पौधे ऐसे हैं जो कि हरे हैं और गोल भी हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बाबू। फिर उसके बाद देखा कि एक पौधा ऐसा है जो अकेले में भगा हुआ है, वो पौधा जो कि हरा है और झुर्रीदार, हरा है और झुर्रीदार। तो मेंडल साहब ने बताने की क्या बताने का प्रयास किया, अभी बताते हैं आपको। ये हरा है और झुर्रीदार। ठीक है, हरा और झुर्रीदार है, हरा है और झुर्रीदार है। ठीक है बाबू, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर समझ लेते हैं। यहां पर देखो पीला और गोल है, लेकिन यहां पर मिल क्या क्या रहा है, हमें देखो 4 चीज मिल रहा है, पीला भी है गोल भी है, पीला और गोल। ठीक है, ये तो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इनको साइड में कर देते हैं। अब उसके बावजूद इसके अलावा भी क्या क्या मिल रहा है, पीले और झुर्रीदार मिल रहे हैं, ये नया। फिर उसके बाद हरे और गोल मिल रहे हैं, ये भी नया।
फिर उसके बाद हरा और झुर्रीदार मिलना, ये भी नया। तो मेंडल साहब ने सोचा कि 3 नियम दिए, तीनों में अलग अलग प्रकार के हमें स्ट्रेंथ दिखाई दिए। फिर उसके बाद एक और नियम, एक और देखा था अपूर्ण प्रभाविता का नियम। जो नेक्स्ट वाला दिए थे वो अपूर्ण प्रभाविता का नियम था, मतलब पूरी तरह से परिलक्षित नहीं हो रहा था। उन्होंने इसलिए फिर उसको कलर वाले फूल पर उसका परीक्षण किया था। तो कलर वाले फूल पर जब परीक्षण किया था तो उसने देखा था कि जो पौधे हैं हमारे पास, लाल पौधे का चुनाव किया, लाल पौधे सॉरी लाल रंग का फूल लिया और एक लिया सफेद रंग का फूल, सफेद रंग का फूल लिया। अब लाल और सफेद में जब क्रॉस कराया तो लाल को इन्होंने मान लिया था ये कैपिटल टी है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं हम लाल को लिख देते हैं रेड, ठीक, कुछ भी मान लेते हैं, ये आपको समझाने के लिए बेहतर समझ में आएगा। एक इसको कैपिटल आर मान लिए, यहाँ पर सफेद वाले का मान लिए व्हाइट मान लिए, ठीक है। तो आर और डब्ल्यू ले लिए। अब इन दोनों में जब क्रॉस कराया तो एक यहां से निकाला, एक यहां से निकाला, तो ये कैपिटल आर और डब्ल्यू हो गया, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। ये स्मॉल डब्ल्यू ले लेते हैं ताकि बेटर रहेगा ज्यादा, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल डब्ल्यू हो गया। अब इनको, इनमें दो पौधे का जो है आपस में क्रॉस कराया था, स्वनिषेचन कराया था। तो यहाँ पर एक कैपिटल आर यहाँ पर आ गया, एक स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर आ गया, एक कैपिटल आर यहाँ पर, एक स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर। इन्होंने देखा तो ये कैपिटल आर हो गया, मतलब ये पौधे कैसे हैं, कैपिटल आर मतलब शुद्ध लाल है, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर हो गया, कैपिटल आर और स्मॉल डब्ल्यू, सॉरी कैपिटल आर और स्मॉल डब्ल्यू हो गया। और ये भी स्मॉल कैपिटल आर और स्मॉल डब्ल्यू हो गया। ये कैसा हो गया, व्हाइट व्हाइट। यहाँ पर देखो मेंडल ने क्या समझने का प्रयास किया, मेंडल ने अपूर्ण प्रभाविता के नियम में यह समझाने का प्रयास किया कि कुछ पौधे, एक पौधा ऐसा है जो कि पूरी तरह से कैसा है, लाल है, लाल है। ये फेनोटाइप में बता रहे हैं, फेनोटाइप में भी इनका लक्षण अलग अलग हो गया। ये इनका लाल है। फिर उसके बाद एक दो पौधों को ऐसे देखा जो कि पूरी तरह से गुलाबी थे। इन दोनों के लक्षण उसमें परिलक्षित हो गए थे, सफेद के और लाल के भी, सफेद के और लाल के दोनों के लक्षण उसमें दिखाई दे रहे थे। तो ये कैसा हो गया, गुलाबी रंग का, एक गुलाबी रंग का हो गया। फिर उसके बाद देखा कि एक पौधा जो कि पूरी तरह से सफेद है, ये इसके पूरे लक्षण उसमें दिख रहे थे, तो ये हो गया सफेद रंग का, सफेद रंग का। तो इसको कहते हैं हम अपूर्ण प्रभाविता का नियम। क्लियर है बाबू, यहां से पूर्ण प्रभावी नहीं हो रहा है, अपूर्ण हो रहा है, आधा आधा। पूर्ण प्रभावी में क्या था कि पूरी सभी पौधे कैसे थे, लंबे हो गए थे, लेकिन अपूर्ण प्रभावी में सभी पौधे लंबे नहीं हुए। यहाँ पर सभी जो फूल है वो लाल नहीं हुए, उसमें से एक फूल लाल हुआ, दो फूल जो है, दो फूल गुलाबी हुए, एक फूल जो है सफेद हो गया। क्लियर है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा बाबू। इसी के साथ हम मिलेंगे नए वीडियो में, कुछ नया आपके लिए लेकर आएंगे। मेंडल से संबंधित जो जय उद्दीकाश है उसको हम, जय प्रक्रम को बेहतर आपको समझाएंगे, और इसके साथ मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है बाबू।